हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले मैं पहला प्रश्न इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि केवल हमें यहाँ पे समीकरण बनानी है। अभी हमें समीकरण को हल नहीं करना है। समीकरण को हल करना हम इसके बाद वाली प्रश्नावली में सीखेंगे। चलिए आज हम पहले समीकरण बनाना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न में जो लिखा है फिर से एक बार पढ़ दूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अब साथ ही साथ यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इस लाइन को ध्यान दीजिए, लंबाई किसके बराबर है? चौड़ाई कुछ भी हो सकती है का दुगने से 1 अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई, इसको x मान लेते हैं। अब हमें जो भूखंड की लंबाई दी है, भूखंड की लंबाई वह क्या दी है? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। अब चौड़ाई क्या है? x है। x का दुगना यानी कि x को 2 से गुणा। चौड़ाई क्या हुई? x का दुगना गुना से 1 अधिक। ठीक है, x को 2 से गुणा कर देंगे तो 2x आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। x गुणा 2 से 1 अधिक, जैसे 10 के 2 से 1 अधिक कितना हो गया? 10 के दुगने से 1 अधिक यानी कि 10 का दुगना यानी कि 20 से 1 अधिक यानी कि 21। ठीक है स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से ये आ गया हमारा 2x + 1। ये भूखंड की क्या आ गई? लंबाई, और भूखंड की चौड़ाई हमारी क्या हुई? x। अब हमें क्या दिया हुआ है? भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र हम निचली कक्षाओं से खूब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लंबाई हमारी हो गई 2x + 1 इंटू चौड़ाई हो गई x। चलिए इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। x से 2x में गुणा करें तो 2x² प्लस x से 1 में गुणा करें तो x एकम x। ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, चौड़ाई और लंबाई को गुणा करके हमने निकाल दिया। लेकिन प्रश्न में यह चीज़ हमको दी हुई है तो इसको हम बराबर भी रख देते हैं कि इसके 528 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 2x² + x बराबर 528। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बची, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 528 को बराबर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x² + x। 528 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, बराबर की ओर ले जाएंगे तो -528 बराबर 0। तो यह एक चर राशि वाली समीकरण है। देखिए x और इसकी सबसे अधिक घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। मैं इससे पहले आपको द्विघात समीकरण का मानक समीकरण दिखा चुका हूँ। मानक समीकरण में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार की है। तो यह एक तुम्हारी द्विघात समीकरण है जिसमें a बराबर 2, x² + b और यहाँ खाली प्लस x है यानी कि b बराबर 1 हो गया, और c बराबर यहाँ प्लस है माइनस है तो c बराबर -528 हो गया। तो यह हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसी प्रकार से चलिए एक प्रश्न और लेते हैं और उसे भी द्विघात समीकरण में बदलने का प्रयास करते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने प्रश्न बोर्ड पे लिख दिया है। ये दूसरे का सेकंड प्रश्न ही है। इसमें भी हमें सिर्फ समीकरण बनानी है।
देखिए प्रश्न क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, लेकिन पहले ही यहाँ पे हमें क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। तो जैसे अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक उदाहरण के तौर पे माने +4, तो इसके बाद का अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, +5, उसके बाद का क्या होगा, +6। मतलब अगर एक पूर्णांक, अब हमें तो पूर्णांक नहीं मालूम है, तो हमें अगर एक पूर्णांक x मानेंगे तो अगला क्या होगा, अगला पूर्णांक कैसे आया, 4 में हमने जब 1 जोड़ा तो 5 आया, या फिर 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया। इसी प्रकार से अगर हमने पहला पूर्णांक x माना तो अगला क्या आएगा, x+1। तो हम दो क्रमागत पूर्णांक मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक हो गया, ये हमने पूर्णांक मान लिए। अब हमें क्या दिया है, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। चलो इसको नोट ही कर देते हैं, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। अब पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि पूर्णांक x और x+1 का गुणनफल, x गुणा x+1 का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 306 दिया हुआ है। चलिए इनकी गुणा करके देख लेते हैं। x से हम कोष्टक के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो x से x में गुणा होगी तो x² प्लस x से 1 में गुणा होगी x कम x बराबर 306। 306 को बराबर की ओर ले आते हैं। 306 का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, बराबर की ओर क्या आ जाएगा, -x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। देखिए चर राशि x है और x की सबसे बड़ी घात जो है इसमें 2 है, तो यह एक हमारी क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। मैं यहाँ पे मानक समीकरण से भी इसको समझा देता हूँ। मानक समीकरण हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका रूप और इसका रूप एक जैसा है। इसी प्रकार से चलिए एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ, प्रश्न नंबर 3, उसकी भी समीकरण बना लेते हैं। फिर इन प्रश्नों को जब हम द्विघात समीकरणों का हल सीखेंगे वहाँ इन समीकरणों को भी हम स्वयं से हल करेंगे। आइए इसी का ही प्रश्न नंबर 3 को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 का जो थर्ड प्रश्न वो इस प्रकार से है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रोहन की आयु इसमें मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x मान ली। अब इसमें क्या दिया है, जो उसकी माँ है वह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है माँ की वर्तमान आयु जो है रोहन की वर्तमान आयु से, यहाँ पे रोहन से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु से 26 वर्ष से अधिक है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है, x से 26 वर्ष अधिक, यानी कि x प्लस 26 ये माँ की आयु होगी। अब वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, लेकिन आगे लिखा है अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात की बात है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद में, पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, मान लो अभी रोहन एक उदाहरण के तौर पे 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 10 और 3 इसमें जोड़ देंगे 13 वर्ष। तो इसी प्रकार से अगर अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, और माँ की आयु इसी प्रकार से 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो यानी कि 3 ये हो जाएगा
x प्लस 29। अब इन दोनों आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो आयु का गुणनफल वो 3 वर्ष पश्चात की बात है, तो x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, ये 360। चलिए इनको हम गुणा कर लेते हैं। पहले x से x और 29 में गुणा करेंगे, फिर 3 से x और 29 में। तो पहले x से करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 29x, ये x से इसमें भी गुणा करती है, x से 29 में भी चिन्ह प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 से x में करेंगे तो प्लस 3x, प्लस 3 से 29 में कर देंगे, प्लस में प्लस 3 नंबर 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 और 8 हो जाएगा। 3 नंबर 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 बराबर 360। अब 360 को बराबर की ओर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 29x दोनों में समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये प्लस है, माइनस है, घटा देंगे, मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। 360 और 87 को हम घटा देंगे तो ये 3 आएगा, एक हासिल में आ गया यहाँ 5, 7 और ये 2, 273 मेरा इसमें आ रहा है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। बड़ा कौन है, 360 वाला का अंकिक मान बड़ा है तो माइनस चिन्ह आएगा, और घटाने में मेरा 273 ये आ रहा है बराबर 0। यह हमारी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। इसी को ही हमें बनाना था। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मैंने 3 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, समीकरण बना दी हैं। अब चौथा जो इसका प्रश्न है वो आप लोग स्वयं से कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं दूसरी प्रश्नावली जिसमें हम इसके समीकरण को हल करना सीखेंगे, उस वीडियो में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।